आपको दोबारा वेलकम कहते हैं आइडिया एंटरप्राइज डिजिटल मार्केटिंग के चैनल पर। आज आप हमारे साथ सीखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, या किस तरीके से मैसेज जो है वो दिया जाता है या पैगाम पहुंचाया जाता है। अगर हम बिज़नेस मैसेजेस की बात करें तो ये टोटली डिफरेंट होते हैं जो कॉलेज में एसेज या टर्म पेपर्स या स्कूल लेवल पे जो एसेज या मैसेजेस पढ़ाए जाते हैं उससे, या जो मैसेजेस हम फैमिली और फ्रेंड्स को करते हैं। यहाँ पे मुख्तसर होना पैगाम का और क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह रीडर्स की नीड्स को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि आपके ऑडियंस आपसे क्या चाहते हैं। अगर आप उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो सिर्फ कंफ्यूजिंग और फ्रस्ट्रेटिंग मैसेजेस ही क्रिएट हो सकेंगे, जिससे ना ही रीडर को कोई फ़ायदा होगा और ना ही राइटर को। अगर हम डिवाइड करें राइटिंग प्रोसेस को 3 स्टेप्स के अंदर, तो उसे हम डिवाइड करेंगे प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन में, दूसरे नंबर पे राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग में, और तीसरे नंबर पे कंप्लीटिंग एंड रिवाइजिंग में। प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन पार्ट के अंदर आप एनालाइज करेंगे सिचुएशन को कि आपका पर्पस क्या है राइटिंग का, और आपका टॉपिक ऑफ राइटिंग क्या है, और उसके साथ साथ आप अपने ऑडियंस के प्रोफाइल को एनालाइज करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद आप तमाम जो रिलेटेड सोर्सेज हैं या जो इनफॉर्मल या फॉर्मल जहाँ से भी आपको डाटा मिल सकता है, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे अपने जो पर्पस और मेन आइडिया के बारे में। और उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे कि मीडियम आपने कौन सा यूज़ करना है, कि आपने ओरल कम्युनिकेशन के अंदर जाना है, यानी ज़ुबानी बातचीत करनी है, या रिटन मैसेज के अंदर जाना है, या इलेक्ट्रॉनिक जो पैगामात के ज़रिए अपना पैगाम पहुंचाना है। उसके बाद हम राइटिंग और ड्राफ्टिंग के पार्ट में आएंगे। यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे अपने आप को अपने ऑडियंस की नीड्स के मुताबिक, कि हमारा मैसेज और हमारा जो पैगाम है वो अपने ऑडियंस की नीड्स को अंडरस्टैंड करते हुए डिज़ाइन किया जाए। और उसके बाद हम उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे कि उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं या गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको, जहाँ पे भी जो चीज़ें ओमिट होने वाली हैं, जो ऐड होने वाली हैं, वो सारी करके उनको सेट करेंगे। और फिर कंप्लीटिंग और रिवाइजिंग पोर्शन के अंदर हम उसे रिवाइज़ करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे, रीराइट करेंगे, प्रूफ रीड करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर हम टाइम डिवीज़न की बात करें कि टाइम को किस तरीके से हम यूटिलाइज़ करेंगे इन तीनों प्रोसेसेस के अंदर, तो उसमें 50% टाइम हम एलोकेट करेंगे प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन को, 25% टाइम हम देंगे राइटिंग पार्ट को, और 25% टाइम देंगे हम जो फाइनल पार्ट है कंप्लीटिंग का, उसको। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि आपका सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज कैसा है, आपकी ऑडियंस किस तरह की है, और आपका जो है वो सब्जेक्ट क्या है। अब इस टेबल पे आप कंसंट्रेट करें। यहाँ से आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से आपने अपना जनरल पर्पस और फिर स्पेसिफिक पर्पस, और वहाँ से टॉपिक और उसके पीछे मेन आइडिया क्या होना चाहिए। इस टेबल को डिस्कस करने से पहले ये आप माइंड में रखें कि सबसे जो इजी अगर लिखने वाला होगा जो मैसेज, वो होगा जस्ट कि आपने किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। और अगर आपने किसी को किसी काम के ऊपर जो है वो कन्विंस करना है किसी बात पे, या मनाना है, या कोई उससे काम कहना है कि वो करना शुरू कर दे या रुक जाए, तो उसके लिए आपको ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। और अगर आप कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं कि किसी टीम के साथ मिलकर परमानेंट बेसिस पे काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको उससे भी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो आते हैं इस टेबल की तरफ, एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं कि कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट जो है वो इंश्योरेंस क्लेम्स को किस तरीके से फ़ाइल करें। टॉपिक आपका क्या होगा? इंश्योरेंस क्लेम को फ़ाइल करना। मेन आइडिया इसके पीछे क्या होगा कि आप अगर उनको ये चीज़ सिखा देते हैं, बता देते हैं, तो उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका पैसा भी बचेगा, जो ज़ाहिर है आपके स्टाफ सैलरीज़ जो हैं वो ज़्यादा वहाँ पे कंज्यूम हो रही हैं, वो कम हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे अगर आप परसू कर रहे हैं या किसी बात के ऊपर कन्विंस करना चाह रहे हैं किसी को, तो उसमें एग्जांपल ये देखें कि अगर आप कन्विंस करना चाह रहे हैं कि मैनेजर्स जो हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा खर्च करें, तो आपका टॉपिक होगा R&D फंडिंग। और ये आप किस वजह से कर रहे होंगे, मेन आइडिया पीछे क्या है कि कंपटीटर्स जो इस पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं R&D के ऊपर और ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आ रहे हैं,
तो उनको आप compete करना चाह रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी को काउंटर करना चाह रहे हैं। थर्ड जो है उसमें अगर आप कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं तो इसमें एग्जांपल है कि अगर आप वेजेस को लिंक करना चाह रहे हैं, इंसेंटिव को वेजेस के साथ, कि अगर यानी प्रॉफिटेबिलिटी आप ऑर्गेनाइजेशन की जितनी ज़्यादा आपकी इंक्रीज़ होगी आपके बिज़नेस की, उतना ज़्यादा आप इंसेंटिव या बोनस स्टाफ को देंगे। तो ये आपका मकसद है। उसके लिए टॉपिक होगा इंसेंटिव पे, और आप क्यों लिंक करना चाह रहे हैं ताकि वर्कर्स के अंदर मोटिवेशन पैदा हो। अब राइटिंग प्रोसेस में सबसे पहले आपने अपने पर्पस को क्लियर करना है कि आपका लिखने का मकसद क्या है, कि आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं या परसू कर रहे हैं किसी क्लाइंट को कि लाइक वो किसी और कंपनी की प्रोडक्ट छोड़ के आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दें, या आप कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं उसके साथ कोई परमानेंट बेसिस पे लॉन्ग टर्म टीम वर्क के लिए आप उसको लिखना चाह रहे हैं। तो पर्पस क्लियर होने के बाद फिर आपको प्रोबेबल रिस्पांस भी अपने ऑडियंस का पता होना चाहिए कि उनका रिस्पांस आपके मैसेज के बारे में क्या होगा और आपके साथ उनकी रिलेशनशिप कैसी है, और आपका मैसेज का जो पर्पस है वो वर्थवाइल और रियलिस्टिक है, और आपके मैसेज के बाद ऑडियंस के बिहेवियर में क्या चेंज आएगी। अगर उनका बिहेवियर चेंज होगा तो मैसेज सेंड करें, अदरवाइज़ मैसेज सेंड ना करें जब तक कि आपका पर्पस क्लियर ना हो और आपको पता ना हो कि वो आपको और आपके बिज़नेस को और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्टेबल है। अब अपने ड्राफ्ट की तरफ आने से पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपने ऑडियंस के प्रोफाइल को एनालाइज़ करना है और ये देखना है कि वो आपसे किस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं और उनकी इन्फॉर्मेशनल या मोटिवेशनल या प्रैक्टिकल नीड्स क्या हैं, उनका आपके साथ रिलेशनशिप कैसा है, और उसके अलावा वो आपका जो कम्युनिकेशन होगी उसके बाद उनका रिएक्शन, क्या वो खुश होंगे, नाराज़ होंगे या न्यूट्रल रहेंगे, उनका बिहेवियर, उसके बारे में आपको स्टडी करना है ताकि आप एप्रोप्रिएट और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की तरफ जा सकें। अब आप राइटिंग की तरफ जाने से पहले सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे कि अपने आपका जो मेन आइडिया और पर्पस है राइटिंग का उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप जानने की कोशिश करेंगे। उसके लिए जो भी इनफॉर्मल मेथड्स हैं वो भी आप यूज़ करेंगे, या कंपनी डॉक्यूमेंट्स कोई अवेलेबल हैं, या न्यूज़पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, इंटरनेट है, या ऑडियंस से भी आप फीडबैक ले सकते हैं। इन सारे सोर्सेज से आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, उसके बाद आप ड्राफ्टिंग की तरफ। अब हम बात करेंगे कि आपके ऑडियंस की ज़रूरियात किस तरह की हैं। उन्हें एक तो इन्फॉर्मेशन नीड्स के हवाले से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, और जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो उनके साथ रिलेटेड हो, और इखलाकी तौर पे जो चीज़ें ठीक हो। ये सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। और फिर आपने अप्रोच सेलेक्ट करनी है कि अगर आपका ऑडियंस जो है वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार है तो फिर आपने डायरेक्ट अप्रोच यूज़ करनी है। उसके अंदर आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसे शुरू करना है कंक्लूजन के साथ, और देन मेन आइडिया, और देन एविडेंस उसके अंदर आपने देनी है। और अगर आपका ऑडियंस आपको सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है तो फिर आपने इनडायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल करनी है, जिसमें आपने शुरू करना है एविडेंस के साथ, और देन कंक्लूजन उसके अंदर आपने लिखना है, और फिर आपने मेन आइडिया। अब हम इस टेबल से सीखेंगे कि किस तरीके से आपने अपना मैसेज जो है वो डिज़ाइन करना है, कौन सी अप्रोच सेलेक्ट करनी है, किस तरीके से अपने ऑडियंस को आपने एड्रेस करना है या मैसेज जो है वो ड्राफ्ट करना है। उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आपका ऑडियंस जो है वो ईगर और इंटरेस्टेड है या बात सुनने के लिए रेडी है, या उसको वो वेट कर रहा है आपकी तरफ से किसी अच्छी खबर का, तो फिर आप स्टार्ट में उसको मेन आइडिया या गुड न्यूज़ दे देंगे, और उसके बाद मैसेज की बॉडी में नेसेसरी डिटेल्स लिखेंगे, और क्लोजिंग के अंदर कोई भी कॉर्डियल कमेंट या अच्छी कोटेशन लिख के उसको क्लोज़ कर देंगे। और अगर आपका ऑडियंस आपसे नाखुश है या आप इस तरह की कोई ख़बर देना चाह रहे हैं जो अच्छी नहीं है, तो फिर शुरू में आप कोई न्यूट्रल बफर स्टेटमेंट देंगे। उसके बाद आप उसको जो है रीज़न या जस्टिफिकेशन बताएंगे जिस वजह से जो भी प्रॉब्लम आप बताना चाह रहे हैं या बैड न्यूज़ देना चाह रहे हैं वो देंगे, और साथ उसके कोई पॉजिटिव सजेशन दे देंगे, और आखिर में कोई कॉर्डियल कमेंट या अच्छी कोटेशन के साथ उसको क्लोज़ कर देंगे। और अगर आपका ऑडियंस ट्रस्टेड और अनविलिंग है, वो बात सुनना ही नहीं चाह रहा, यानी कोई नया कस्टमर आप टच करना चाह रहे हैं इस तरह का, तो उसमें आप अटेंशन गेटिंग स्टेटमेंट या क्वेश्चन लिखेंगे शुरू में ओपनिंग ऑफ द मैसेज में। फिर
अरोजिंग इंटरेस्ट या बिल्डिंग डिज़ायर के लिए आप उसके बॉडी के अंदर कोई इस तरह की चीज़ें डालेंगे जिससे उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो और वो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाए, कोई भी ऐसी कैची स्टेटमेंट। और आखिर में आप उससे एक्शन की रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो थोड़ी बहुत आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो गए तो उससे जो भी आप एक्शन या लाइक आप उससे कोई इवेंट के ऊपर आने का कहना चाह रहे हैं या आपके जो किसी प्रोडक्ट को ट्राई करने का, तो जो भी एक्शन आप चाह रहे हैं वो उससे आखिर में रिक्वेस्ट करेंगे। अगर हम कंपैरिजन की बात करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच की, तो डायरेक्ट अप्रोच आप यूज़ करेंगे पॉजिटिव मैसेजेस के अंदर या गुड न्यूज़ मैसेजेस के अंदर, और नेगेटिव मैसेजेस या बैड न्यूज़ के अंदर आप इनडायरेक्ट अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपका मैसेज बहुत लंबा है तो आप एक उसके साथ समरी लिखेंगे ताकि आपके जो पॉइंट्स हैं वो फिट टुगेदर हों, और मेन आइडिया जो है वो आपका प्रॉपरली एड्रेस और एक्सप्लेन होना चाहिए, और इनफ एविडेंस और इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए ताकि आपका मैसेज जो है वो क्लियर हो जाए, लेकिन उसको इतना लंबा ना करें कि आपका मैसेज जो है वो बोरिंग हो जाए। इसके अलावा कोई भी अगर बैड न्यूज़ को आप देने के साथ कोई उसके साथ गुड न्यूज़ या कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी अटैच कर सकते हैं ताकि उसकी ग्रेविटी को कम किया जा सके। और इसके साथ साथ परसुएसिव मैसेजेस लिखते हुए आपको हो सकता है कि दिक्कत पेश आए कि इसमें आप बाज़ ऐसी चीज़ें अपने ऑडियंस को करने को कहेंगे जो वो नहीं करना चाह रहा होगा। आप उससे पेमेंट डिमांड कर रहे हैं या आप उससे टाइम डिमांड कर रहे हैं या आप उससे कोई चीज़ तर्क करने को कह रहे हैं जो ऑलरेडी वो यूज़ कर रहा है, तो इसलिए दैट मे बी ए चैलेंजिंग मैसेज ड्राफ्टिंग। अप्रोच को सिलेक्ट करने के बाद आप मीडिया सेलेक्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि मीडिया रिचनेस, उसके पॉजिटिव क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और सेंडर की इंटेंशंस क्या हैं या ऑडियंस की प्रेफरेंसेस क्या हैं, या उसके अंदर आपको क्या क्या लिमिटेशंस हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप मीडिया को, अगर आप एक कोलैबोरेशन या टीम वर्क के लिए कोई मैसेज देना चाह रहे हैं तो आप टीम को इकट्ठा करके आप एक ओरल प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अगर आपका मैसेज मुश्किल है और लंबा है तो फिर आप रिटर्न मैसेज की तरफ जाएंगे। और अगर आपका मैसेज सिंपल है और ऑडियंस आउटसाइड द कंपनी है तो आप एक लेटर लिखेंगे। अगर आपका मैसेज सिंपल है और छोटा है और ऑडियंस जो है विद इन द कंपनी है तो फिर आप एक मेमो ड्राफ्ट करेंगे। या अगर आपका मैसेज जो है वो लंबा है और ऑब्जेक्टिव और मुश्किल है तो फिर आप एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। और अगर आपका मैसेज मुख्तसर है और आप इंस्टेंट मैसेज यूज़ कर सकते हैं, वॉइस मैसेज यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप फॉर्मल मीटिंग करना चाह रहे हैं तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं। बड़े पैमाने के ऊपर अगर आप करना चाह रहे हैं ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करके, या एक बड़े ग्रुप के साथ आप मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन कोई करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप जूम कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि आपने अपने मैसेज को के अंदर ऑडियंस को और अपने टास्क को फोकस करना है, और बाइस फ्री लैंग्वेज यूज़ करनी है, कर्टियस लैंग्वेज यूज़ करनी है, सिमिलर और फेमिलियर वर्ड्स यूज़ करने हैं, और यू एटीट्यूड का अपने मैक्सिमम टाइम इस्तेमाल करना है। आई और वी की बजाय यू का ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कन्वर्सेशन के अंदर या अपने मैसेज के अंदर आपने इस्तेमाल करना है कि यू व्यू को हाईलाइट करना है आपने। और इसी तरीके से 22 फ्री लैंग्वेज यूज़ करनी है। ये यहाँ पे सैम्पल लेटर है कि किस तरीके से आपने अपनी राइटिंग जो है वो करनी है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस या कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से, कि आपने अपने लेटर को लाइक जिस बंदे को आप एड्रेस कर रहे हैं कि मिस्टर हसन, आपका जो है लेटर हमें मिला और वो हमारे लिए दिन की रोशनी साबित हुआ, और कस्टमर रिलेशन डिपार्टमेंट के अंदर यानी हम आपका लेटर देख के बहुत ही खुश हुए, और हमें ये जान के भी बड़ी खुशी हुई कि आप जो है वो कितना ज़्यादा हमारे ब्रांड, अगर चैनवन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसको आपने कितना ज़्यादा आप इंजॉय कर रहे हैं या आप सेटिस्फाइड कस्टमर हैं उसके। उसके बाद आप उसके बारे में उसकी जो उसने बात की है उसको अप्रिशिएट करेंगे कि आपने हमें बताया कि आप 1990 में पैदा हुए और हमारा ब्रांड जो है वो भी 1990 में स्टार्ट हुआ चैनवन, तो लिहाजा ये भी हमें जान के बड़ी खुशी हुई कि आप कितने अरसे से और स्टार्ट से ही हमारे ब्रांड के साथ एफिलिएटेड हैं और उसके साथ अटैच हैं इतने अरसे से। और फिर आप एंड में जो है वो जो उसने बताया होगा आपको अपने लेटर में कि उसका कोई बेबी होने वाला है, तो वो उसके ऊपर आप
मुबारकबाद देंगे कि आपको मुबारक हो कि आपकी फ़ैमिली में इज़ाफ़ा हुआ है, और साथ ही आप कोई छोटा मोटा कोई टेडी बियर या कोई गिफ्ट वगैरह उसको भेज देंगे कि जिससे वो अपने मतलब बेटे को जो है वो वेलकम कर सके, और मुबारकबाद के साथ आप लेटर को क्लोज़ कर देंगे, बेस्ट विशेस और सिग्नेचर नीचे करेंगे। अगर हम बात करें ओरल कम्युनिकेशन की या ज़ुबानी जो आप बातचीत करते हैं, तो इस तरह की कम्युनिकेशन में आपको एक तो कम्युनिकेशन करने में आसानी होती है, फ़ौरी तौर पे आपको फ़ीडबैक मिल जाता है, और बॉडी लैंग्वेज जो भी जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं या ऑडियंस की, वो भी आपको प्रॉपरली इसके अंदर मिल रही होती है, या इमोशनल अगले जो ऑडियंस की फीलिंग्स हैं वो भी आपको नज़र आ रही होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसके नुकसानात ये हैं कि कोई भी परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता, और ना ही इसमें आप और कोई रिवीजन कर सकते हैं और एडिटिंग कर सकते हैं, और आपका कंट्रोल जो है वो इसके अंदर रिड्यूस्ड होता है। अगर हम अब फ़ायदे और नुकसानात की बात करें रिटन कम्युनिकेशन के हवाले से या लिखे हुए मैसेज के हवाले से, तो यहाँ पे आपको एक तो मैसेज का कंट्रोल बहुत अच्छा होगा, आपका रिकॉर्ड परमानेंट होगा, आप कस्टमर्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से रीच कर सकते हैं, अपने मैसेज को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ प्रॉब्लम्स ये होंगे कि आपको फ़ौरी तौर पे फ़ीडबैक नहीं मिलेगा, टाइम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, और कोई भी बॉडी लैंग्वेज या इमोशंस ऑडियंस के आपको पता नहीं चल सकेंगे, और इसके अंदर कॉस्ट भी ज़्यादा इन्वॉल्व होगी कंपैरेटिवली इसकी प्रिपरेशन के अंदर और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अगर हम विजुअल कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें आप बेहतर तरीके से लोगों को एक्सप्लेन कर सकेंगे, डायग्राम चार्ट्स यूज़ कर सकेंगे प्रेजेंटेशंस के अंदर, बेटर आपकी कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस की जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा कॉस्ट भी दरकार होगी, और ज़्यादा स्किल भी चाहिए होगी, और ज़्यादा टाइम भी आपका कंज्यूम होगा। तो हर चीज़ में प्लस एंड माइनस होते हैं। इसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर चले जाएं तो वहाँ पे आपको स्पीड बहुत ज़्यादा मिलेगी, इंस्टेंटली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, टाइम आप बचा सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को आप एट ए टाइम एड्रेस कर सकते हैं, मल्टीमीडिया सपोर्ट आपको मिलेगी। लेकिन वहाँ पे बाज़ रिस्क भी इन्वॉल्व है कि जैसे सिक्रेसी या आपका जो है वो हैकिंग या सिक्योरिटी या प्राइवेसी रिस्क इज़ ऑल्सो देयर। अगर हम मैसेज को ऑर्गेनाइज़ करने की बात करें तो इससे आप अननेसेसरी डिटेल्स जो हैं वो ओमिट हो जाएंगी उसमें से, आपका मैसेज जो है वो बोरिंग और लेंथी नहीं रहेगा, और टू द पॉइंट होगा और कोइंसाइज होगा, और ऑडियंस को उसको समझने में आसानी होगी। रिवीजन के अंदर आप तमाम उसमें से मिस्टेक्स जो हैं वो ओमिट करेंगे, और जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको आप उसमें पुट करेंगे, और 9 C's जो कम्युनिकेशन का वो भी उसके ऊपर चेक किया जाएगा कि मैसेज आपका कंप्लीट है, क्लियर है, कोइंसाइज है, या उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस या कन्वर्सेशनल टोन अवेलेबल है, या जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर है और कंक्रीट है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हम उसको फाइनल मैसेज को रेडी कर लेंगे। फाइनली एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग के मरहले में हम जितनी भी उसकी ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक्स हैं या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या स्ट्रक्चर के अंदर कोई मिस्टेक्स हैं उसको सेट करेंगे, और उसको इस तरीके से बनाएंगे कि हमारा जो ऑडियंस है वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक उसको रिस्पॉन्ड करें। आई थिंक इस लेक्चर को सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ कर सकें और अपने मैसेज को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली डिज़ाइन कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आपको अगली वीडियोस भी मिल